हेलो एवरीवन। इंतजार खत्म। यूपी में बम्पर बैंक वैकेंसी आ गई है पैट की। क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट कब रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, कौन एलिजिबल रहेगा, सब कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है वो 16 तारीख को मतलब कल रिलीज हुआ है रात में। ठीक है। और जो पेमेंट पेमेंट है या जो प्रारंभ करने का या आवेदन का एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 29 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है। और पेमेंट पेमेंट की लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2026 है। और कोई भी अगर संशोधन वगैरह करना पड़ा तो उसकी लास्ट डेट है 4 फरवरी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है कुछ इस तरीके से है कि इसमें जो टोटल वैकेंसी 7,994 है, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 में 6 वैकेंसी कम। ठीक है। तो ये सगुन के तौर पे काम किया गया है, तो ये भी चीज हमें देखना पड़ेगा, है ना। और ये वैकेंसी किस पद की निकली है ये भी चीज हमें पता होना चाहिए। ये विज्ञापन संख्या, पहली बात मैं बता दूं, 02/2025 है। और ये पद लेखपाल की है। मोस्ट अवेटेड एंड वायरल वैकेंसी ऑफ यूपी एंड लाइक और बिहार। ठीक है। लेखपाल भर्ती जो कि कई बार रद्द होती है, कई बार एग्जाम क्लोज होता है, कई बार एग्जाम दोबारा होता है। सारी रामकथा इसी में चलती है ज्यादातर ज्यादा। ठीक है। इसकी अब केवल मुख्य परीक्षा होगी। जो हमारा पैट का एग्जामिनेशन था, ठीक है, वो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था। उन सभी एग्जामिनेशन का जो भी पैट में वैकेंसी आएंगी, तो होपफुल अगर किसी के ये नहीं पता हो कि पैट, तो मैं 10 सेकंड में आपको बता दूं। पैट यूपी का यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा, ठीक है, अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं जो कि कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। ठीक है। इसके में निकलने वाली सभी वैकेंसी इस एग्जाम के थ्रू की जाती हैं। और ये जो एग्जामिनेशन होता है इसमें लगभग ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है। और एक पर्टिकुलर आप उसमें नॉर्मलाइज स्कोर लेके आते हो, उसका किसी भी पोस्ट में जब वैकेंसी निकलती है, फॉर एग्जाम्पल लेखपाल है तो लेखपाल में कितने, जैसे कि 10,000 कैंडिडेट अप्लाई होंगे, किसी के 55 नंबर, किसी के 30 नंबर, किसी के 20 नंबर, किसी के 50 नंबर। ठीक है। तो एक एवरेज स्कोर बनाया जाता है, ठीक है, जितने बच्चे अप्लाई करते हैं। और फिर उसमें देखा जाता है कि वैकेंसी के लगभग शायद 5 गुना है, 3 गुना, 5 गुना के समथिंग मान के, है ना, 5 गुना, है ना, या 10 गुना उतने कैंडिडेट लिए जाते हैं, है ना। तो वो आपका मेंस के लिए आपके सिलेक्टेड लिस्ट होगी। ठीक है। उतने लोगों को आप अप्लाई भले सब कर दें, पर ये कोई जरूरी नहीं कि सब लोग फॉर्म के लिए या जो लेखपाल की भर्ती के लिए एलिजिबल हों, क्योंकि एक जो कॉमन कट ऑफ बनेगी उसकी, वो एकदम अलग हो सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी डिफरेंट हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो इस चीज को हमें माइंड मेकअप होना चाहिए कि आप जरूरी नहीं आप फॉर्म भर दें तो आपका सिलेक्ट मतलब आप मींस एग्जामिनेशन के लिए बैठ पाए। ठीक है। तो होपफुल मैंने पैट का एक जो एक सटीक जो सैंपल है वो आपको क्लियर कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वैकेंसी को तो हमें पता चल गया कि 8,000 समथिंग वैकेंसी है हमारी। ठीक है। और जो भी जिन और ये फॉर्म भी केवल वही भर सकते हैं जिन्होंने 2025 वाला पैट दिया होगा। ये 2023 वाला जिन्होंने पैट दिया वो इसमें एलिजिबल नहीं है, या फिर इससे पहले वाले कोई भी पैट के लिए कोई भी एलिजिबल नहीं है। एक चीज ध्यान रखें, इसमें मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी चयन या शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, जिनका अवसर दिया जाएगा, जिनका एब्सोल्यूट स्कोर मतलब नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है, जो कि 0 या फिर उससे कम या फिर नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। ठीक है। या तो 0, ठीक है, या 0 से कम, 0 से कम मतलब नेगेटिव में। ठीक है। तो इनमें से नहीं होगा, मतलब मिनिमम अगर अगर एक बात करें, एक मिनिमम बात करें कि आपको मेंस के लिए कब बुलाया जा सकता है, अगर मिनिमम आपका 1 नंबर होना चाहिए। ठीक है। अब कई लोग कहेंगे यार 1 नंबर को देख के सब लोग हंसने लगेंगे कि यार क्या कह रहे हो यार, 1 नंबर, 1 नंबर तो कोई भी ले आएगा। ऐसा सीन हुआ है, आप 1 नंबर की बात कर रहे हैं। 1 नंबर में लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, 1 नंबर में ज्वाइनिंग हुई है। और बहुत से ऐसे सीटें बच गई कि उसमें उनको मतलब 1 नंबर वाला कैंडिडेट नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूँ इसमें जो नर्सिंग की पोस्ट निकली हुई थी 4,000 के आसपास समथिंग, और एक 1800, 4,000 के आसपास ही समथिंग थी, यहाँ पे 1800 के आसपास थी, है ना। तो इस तरीके वैकेंसी निकली हुई थी और उसमें कैंडिडेट सिलेक्ट ही नहीं हो पाए, क्योंकि इनिशियल वाला था, पहला जो पैड था ना 2021 वाला। ठीक है। तो वो इनिशियल वाला था, तो उसमें ये था कि बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया कि अरे चलो कर लेते हैं, तो जिन्होंने कर दिया उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। अब आप ये सोचिए, सपोज करो आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 100 में से 1 नंबर आए, और इस 1 नंबर के आधार पे, और आप ये कहेंगे उनका मेंस एग्जामिनेशन भी शायद नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें मींस के लिए एक जो एक 5 गुना उन्होंने कैंडिडेट का क्राइटेरिया रखा था, वैकेंसी के 5 गुना होते हैं समथिंग। ठीक है। इसमें कितना रहता है, शायद 15 गुना भी हो सकते हैं। मैं आपको इसमें जो अभी होगा वो बताऊंगा। ठीक है। तो उसके आधार पे आपको चयन किया, और सोचो आपका 1 नंबर में कभी सिलेक्ट होने के आप कभी कभी भविष्य में सोच सकते हो, मतलब इमेजिन भी कर सकते हो कि मेरे 1 नंबर में मैं सिलेक्ट होकर मैं ज्वाइनिंग ले लूंगा कहीं किसी पोस्ट पे, किसी सरकारी पोस्ट पे। और ऐसा सिलेक्ट हुए हैं लोग, ना 1 नंबर भी नहीं ला पाए उस सिचुएशन में, मतलब। और बहुत और ऐसा था जी, बहुतों की एलिजिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि इसमें ये भी डिपेंड करता है कि जैसे जिस पोस्ट पे आप ये डाल रहे हैं इसमें आपके पास एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें इसमें मापदंड है। एक तो पैट, ठीक है, पैट का स्कोर, ठीक है, मेन चीज ये है ना। दूसरा आपकी एलिजिबिलिटी, ठीक है, पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये 2 चीजें बहुत मैंडेटरी हैं किसी भी पोस्ट में फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। पैट इज टू बी कॉमन एंड इट्स एलिजिबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द पोस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइव एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया है।
ठीक है, इसमें मैं क्राइटेरिया के बारे में बता दूं, फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखें ईडब्ल्यूएस आपका सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद या से इशू होना चाहिए और 28/1/2026 से पहले या तक का। ठीक है, समझ गए होंगे। यही सीन ओबीसी वालों के लिए भी है। ठीक है, अंतिम यही देख लें, ये देख लें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये मेन चीज होती है, यही चीज उनको बस पता होनी चाहिए। क्रुशियल डेट, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपके पास नहीं है, फॉर्म भर रहे हैं अभी नहीं है, अप्लाई कर दो आप। ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है ना, तो ये अप्लाई करते हैं क्योंकि इन दोनों के लिए क्रुशियल डेट इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, फोटो वगैरह तो आपकी होगी, ये सब चीजों के हम बारे में बात नहीं करते, हम बात चलते हैं सीधे अपनी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी हमारी ये साफ साफ लिखी, भैया हमने तो पैट कर लिया है। अब आप ये बताएं कि हमारे पैट में इतने इतने नंबर है। अभी आप ये पूछेंगे कमेंट में कि सर मेरे 100 में से 30 नंबर है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैं नहीं बता सकता यार। मेरे 20 नंबर है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? या मेरे 55 नंबर है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब आप जितने कैंडिडेट इसमें फॉरम में अप्लाई करेंगे उनका वैलिडेशन होगा। अब 55 वाले की अगर ज्वाइनिंग हो गई है कहीं, फॉर एग्जांपल सेम पे ग्रेड पे या फिर इससे ऊपर वाले पे ग्रेड पे, क्या वो इसमें आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा, भले पैट क्लियर कर लिया। वो ये सोचेगा कि इसमें मतलब ग्रुप बी की कुछ अच्छी वाली निकले, है ना, तब फिर मैं डालूंगा। तो वो चीज छटनी वहीं हो जाती है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, जो कि पैट के बाद चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा चयन आयोग के अंतर्गत तृतीय सेवा में लेखपाल के पद सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कहने का मतलब है केवल 12th पास। कैन यू इमेजिन इट? केवल 12th पास ओनली। आप चाहे सीबीएसई से हो, यूपी से हो, आईसीएसई से हो, इससे कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और अधिमान्य रायता मतलब डिजायरेबल एजुकेशन। इसमें प्रादेशिक सेना में शून्य न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की आपने सेवा दी हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी का प्रमाण पत्र हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अग्निवीर वगैरह हैं, तो वो इसमें पढ़ सकते हैं, उनको ही इसका अच्छे से बेनिफिट मिल सकता है। आयु की बात कर लेते हैं भाई, आयु भी नहीं होगी तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। देखो एज का सीन ये रहता है कि मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। बाकी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा वो अलग चीज है, पर 40 बहुत होती है, इसके बाद आदमी नहीं सोचता। ठीक है, वो ही सोच सकता है कि हाँ वो ठलुआ बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा, तो जैसे नहीं होता नंबर 2 तरीके से सोचना, वो चीज है। बाकी और कोई तरीका नहीं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें महिला आरक्षण भी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी के मामले में ही पिता पक्ष के निर्गत जाति का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आपका जब आप अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, तो आपकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, दोनों ही केस में आपकी वही कास्ट मानी जाएगी जो आपके पिता की जाति है, आपके पति की जाति नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आपके फादर द्वारा ही जो कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके फादर का या फिर आपके जो भाई हो, ठीक है, वो उसका अगर कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना, तो वो सर्टिफिकेट लगे इसमें रेफरेंस लग जाएगा और आपका कंसीडर हो जाएगा। ओबीसी और किसी भी तरीके का जो इसमें रिजर्वेशन होगा, वो ध्यान रख लें केवल और केवल यूपी के ही कैंडिडेट उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बट उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो अनरिजर्व में जा सकते हैं। तो भैया हमारे लिए वैकेंसी कितनी है वो भी हम बता देते हैं आपको। देखो एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं, यूपी यूपी यूपी, ठीक है, यहाँ पे हाँ और ऐसा कुछ नहीं लिखा, भारत सरकार लिखा हुआ है। 10 मैंने सोचा नहीं ये 12th देखें कहीं ऐसा तो नहीं है यूपी का ही ऐसा कुछ हो, यूपी का नहीं है। ये सारी दिव्यांगता अगर आप हैं तो अभी आपका रिजर्वेशन हो सकता है। ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो टोटल वैकेंसी जो महिला को सीट अलॉट हुई है, भाई काफी अच्छी वैकेंसी अलॉट हुई है आपको, 1592 वैकेंसी, है ना। और ये अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी के लिए 152, ठीक है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 152 वैकेंसी, अधीन आने वाले घा के अंदर अधीन आने वाले, ठीक है, मतलब जो भी डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, 169। और ये डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कितने अच्छे। और एचएच में देखो 111 वैकेंसी और 391 क्या है भूतपूर्व सैनिक वाले। ठीक है, तो ये सब चीजें आपका जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब बात करते हैं भैया मैं हूँ दूसरे राज्य का, अब मेरे को कौन सी वैकेंसी मिलेंगी। देखो टोटल वैकेंसी आपकी 8000 में 6 कम है, ठीक, मतलब 7994, बट आप इसमें भर सकते हो 4165 वैकेंसी में। ठीक है, अनरिजर्व कैंडिडेट इसी में भर सकता है, और ऑल ओवर इंडिया का किसी भी राज्य का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। किसी के लिए कोई इसमें वो नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे नहीं अदर हम अदर स्टेट में भरते हैं तो वैसे यूपी में भी जो वैकेंसी निकलती है अनरिजर्व में कोई भर सकता है। अगर आप अपने स्टेट में चाहे एससी एसटी, ठीक है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर नीचे दी गई है इनमें से किसी भी आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसी में भी आता है, इवन गर्ल्स, ठीक है ना, तो आपको इन तो भी आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप केवल और केवल इसमें भर सकते हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन या वर्टिकल रिजर्वेशन, किसी तरीके का आपके पास रिजर्वेशन हो, चाहे उस राज्य में आपको मिलता हो चाहे सेंट्रल में मिलता हो, कोई मतलब नहीं। तो हो सकता है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। डेट का ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले 1/4/25
है ना। अब कहे कोई भी तो भैया कहाँ नोटिफिकेशन देख लो आंखें गड़ा के और फिल्टर करके 2 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं इसीलिए बताता हूँ। पद लेखपाल है, पोस्टिंग आपकी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में होगी। सैलरी कितनी रहेगी, लेवल 3 की आपका सैलरी रहेगी। न्यूनतम वेतन 21,700 रहेगा और मैक्सिमम वेतन आपको 69,000 69,100। हाँ सुना नहीं भाई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की बात होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सिलेबस की बात करते हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन हम पेपर पैटर्न की इसमें बात कर लेते हैं आपकी। ठीक है, इसमें जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें एक प्रश्न पत्र आएगा जिससे कोई 100 प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, 2 घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा। परीक्षा में सारे एमसीक्यू होंगे और बहु विकल्पीय प्रकार के होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे सारे। प्रत्येक प्रश्न को 1 अंक का होगा। ठीक है, और प्रत्येक गलत के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, वो होगी 1/4 की। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आप सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये सारा आपका लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस रहेगा, फिर भी एक रफली देख लो। जीएस है, ठीक है, जीएस ऑलमोस्ट पूरी है आपकी। जनरल साइंस है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, पर्यावरण, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन है, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड आ गया। सामान्य हिंदी, इनका जनरल हिंदी। ठीक है, और कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन, है ना। और उत्तर प्रदेश के राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब स्टैटिक जीके ऑफ यूपी। ठीक है, ये 20 नंबर का आएगा। तो ये कुछ हिसाब से आपका पेपर का पैटर्न सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि थोड़ा इन डेप्थ है, क्योंकि रफली शेयर करना कोई मतलब ही नहीं, है ना। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें मेंस के लिए कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ये भी चीज आपको पता होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 5 गुना, तो 5 गुना नहीं और 15 गुना निकल रहा था। तो 15 आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी प्रारंभिक के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर लिखा हो उसके आधार पे, मतलब 0.2555 या 666, है ना, कुछ भी हो। ठीक है, प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम को, जो भी 15 गुना अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, उनको धारित वाले समस्त अभ्यर्थी को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना नॉर्मलाइज स्कोर जो कि उनका 2 दशमलव तक, मतलब 3, 3, 4, 4। ठीक है, वैसे 3, 3 ही होगा, 3 या 4 हो सकता है। ठीक है, और 6 और 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, लाइक दैट, है ना। तो 2 पॉइंटों तक जो भी आपका हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेट की जाएगी। 15 गुना मतलब 1,20,000 कैंडिडेट इसके लिए बुलाए जाएंगे ऑलमोस्ट। हाँ, 8, 15 का 8, 15, 8 120 होता है ना। गलत हो तो कमेंट कर देना यार, और क्या। वैसे लगभग 1,20,000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, किसके लिए? वैसे इतने इतने ही मिलेंगे, कम ही मिलेंगे, क्योंकि ऐसा होगा मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करना है। ठीक है, तो इतना 1,20,000 कैंडिडेट मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पैट कितनों ने दिया होगा। ठीक है, क्योंकि अब मेन चीज एलिजिबिलिटी केवल 12th है, तो 12th तो लगभग ऑलमोस्ट आपके पास ही होगी, है ना। तो अब इसकी राउंड ऑफ जो कट ऑफ होगी तो कट ऑफ तो कम ही जानी है, क्योंकि अब हर बच्चा, जितना भी नया बच्चा है जिन्होंने पैट दिया है, ठीक है, वो, और क्योंकि 10th 12th करके आप पैट दे सकते हो, तो देखो अगर उसकी एज 18 से ऊपर है तो फॉर्म तो सभी डालेंगे। तो एक एक रफली आइडिया लगाना, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एक शॉर्ट लिस्ट बोलूँ तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हो 25 से 30। ठीक है, 25 से 30, या हो सकता है 20 भी चली जाए। ठीक है, आसपास आपकी पैट की कट ऑफ जाएगी इस एग्जाम के लिए, है ना। और इस एग्जाम के लिए जाएगी पैट की कट ऑफ, और फिर आपका जो मेंस में जितने नंबर आएंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आपका डीबी होगा। ठीक है, वो शायद 5 गुना बुलाते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो अब देखते हैं कितने कैंडिडेट मिलते हैं, मेन चीज उस पर भी तो डिपेंड करता है कि अब 1,20,000 कैंडिडेट एक पर्टिकुलर कट ऑफ में मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और मेन चीज है इसमें एलिजिबल मिल भी सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी केवल 12th है। कोई स्पेसिफिक कोई टेक्निकल पोस्ट होती तो वो चीज अलग होती, क्योंकि ऐसा होता है ना, फिर उसमें 1,20,000 कैंडिडेट मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, और कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, है ना। इसका सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सारे सर्टिफिकेट यूपी द्वारा ही इशू होने चाहिए, और 1/4/2025 के बाद। ठीक है, और लास्ट डेट 28/1/26 तक या उससे पहले वाले। ठीक है, होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।